अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास पक्षीचे घरटे दिसत आहे. याला खोपाही म्हणतात. हा सुगरण पक्षीचा खोपा आहे. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 5 खोप्यामधी खोपा ही कविता अभ्यासणार आहोत. या कवितेच्या कवयित्री आहेत बहिणाबाई चौधरी आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. खोप्यामधी खोपा कवयित्री आहेत बहिणाबाई चौधरी. 1880 ते 1951. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील संसारी स्त्रीची सुख दुःखे अनुभवताना अंतस्फूर्तीने बहिणाबाईंनी काव्य निर्मिती केली. माणुसकी, निसर्गाशी समरसता, डोळस श्रद्धा आणि खेड्यातल्या समूह जीवनाची जाणीव त्यांच्या कवितेतून दिसून येते. मनातला जातीवंत जिव्हाळा प्रकट करणारी अल्पाक्षरी शैली, भोवतालच्या निसर्गाचा, मानवी जगण्याचा खानदेशी बोलीतील सहज स्फूर्त आविष्कार ही त्यांच्या कवितेची वैशिष्ट्ये आहेत. किसान खानदान की एक औरत के सुख दुख के तजुर्बात हासिल करते हुए अंदरूनी जोश से पुर बहिणाबाई ने अपना कलाम तख्लीक किया. इंसानियत, फितरत के साथ हम आहंगी, अकीदत और गांव की माशरती जिंदगी का शऊर उनकी नज्मों में वाज़े है. नस्ली कुर्बत हासिल करने वाला अंदाज, इतराफ के कुदरती हालात और इंसानी जिंदगी का जिक्र खानदेशी बोली में उनकी बेसाख्ता इजाद करदा नज़मों की खुसूसियात हैं. बहिणाबाईंच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र कविवर्य सोपानदेव यांनी आचार्य अत्रे यांच्या प्रोत्साहनामुळे बहिणाईची गाणी 1952 हा कविता संग्रह प्रकाशित केला. प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने सुगरण पक्षी व माणूस यांची तुलना करून सुगरण पक्ष्यामध्ये असणाऱ्या सर्जनशीलतेचे वर्णन केले आहे. सुगरण पक्ष्याप्रमाणे माणसाने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करून सौंदर्य दृष्टीने नवनिर्मिती करावी असा संदेश दिला है. बहिणाबाई के इंतकाल के बाद उनके बेटे कविवर्य सोपानदेव इन्होंने आचार्य अत्रे की हौसला अफजाई पाकर सन 1952 में बहिणाईची गानी ये नज़मों का मजमुआ शाये किया. पेश करदा नज़्म में कवित्री ने सुगरण पक्षी से इंसान का मवाजना किया है और सुगरण परिंदों की तख्लीकी सलाहियतों को बयान किया है. इंसान को फितरत के दिए गए तोहफे को जमालियाती तरीके से जिद्दत तराजी के लिए इस्तेमाल करने का पैगाम दिया है. सुगरण पक्षी को बया या अंग्रेजी में वीवर बर्ड भी कहते हैं. बहिणाबाईजवळ निरीक्षणाला लागणारी सूक्ष्म दृष्टी होती. त्यामुळे
निसर्गाच्या साध्या गोष्टीमध्ये काही महत्वाचा आशय भरला आहे हे त्यांच्या लक्षात येत असे. सुगरणीच्या झाडावर टांगलेले घरटे आपण पाहतो. किती मुलायम असत ते, आणि तरीही किती घट्ट आणि मजबूत. एवढीशी चोच आणि पायाची 2 बोट, पण तेवढ्यावर सुगरण अचंबा वाटावा अशी कारागिरी करते. माणसाजवळ तर चांगले 2 हात आणि 10 बोट आहेत. मग त्याने काय आणि किती करायला हवं? वाऱ्यानं झुलणाऱ्या खोप्याकडे पाहून बहिणीबाईंच्या तरल प्रतिभेचा झोकाही आकाशात उंच उंच जातो. चला तर मग आता आपण कवितेला सुरुवात करूया. अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला. पिल निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिला मधी जीव जीव झाडाले टांगला. खोपा इनला जसा किलक्याचा खोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा. तिची उलुशीच चोच तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवान 2 हात 10 बोट. कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. सुगरण नावाची पक्षिणी आपल्या पिल्लांसाठी झाडाला सुंदर घरटे बांधते. ती आपल्या चिमुकल्या चोचीने घरटे इतके कौशल्याने विणते की त्यावरून माणसाने बोध घ्यावा व कष्ट करावेत असे बहिणाबाई या कवितेतून सुचवतात. खानदेशी बोलीत ही कविता लिहिली आहे. अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला. सर्वप्रथम आपण शब्दार्थ पाहूया, कठीण शब्द पाहूया. खोपा, घरटे, सुगरण पक्ष्याचे घरटे. सुगरण एक पक्षिणी, चांगला, उपयुक्त. देखा, पहा. झोका, झोपाळा. टांगला, लोंबत ठेवला. बहिणाबाई खानदेशी बोलीत आपल्या कवितेत सुगरणीचे घरटे बांधण्याचे कसब समजावून सांगताना म्हणतात. अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला. सर्व घरट्यांमध्ये सुंदर व चांगले घरटे सुगरणीचे आहे. देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला. हे माणसा पहा, तिने आपल्या पिलांसाठी झोका झाडाला बांधला आहे. झोका झाडाला लोंबत ठेवला आहे. अरे घोंसलों में घोंसला, सुगरण परिंदे का सबसे उम्दा है. देखो अपने बच्चों के लिए उसने झूला दरख्त पर लटकाया है. इस तरह बहिनाबाई ने हमें यहाँ पर सुगरण पक्षी के झूले के बारे में बताया है. झूले से मुराद उसका खोपा, जो उसका घोंसला है. इस तरह से बहिना भाई ने हमें यहाँ पर सुगरण पक्षी के
घरटे के बारे में मालूमात दी है। पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला। नवीन शब्द निजले अर्थ आहे झोपले, झुलता झुलणारा, जीव प्राण। पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, खोप्यामध्ये पिल्ले सुखरूप व शांतपणे निजली आहेत, कारण त्यांचा बंगला हा वाऱ्यावर झुल्यासारखा झुलत आहे। तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला, सुगरण पक्षिणीचा जीव तिच्या पिलांमध्ये गुंतला आहे। ती आपल्या पिलांवर खूप माया करते, जणू तिनेच आपला प्राण झाडाला पिलांसाठी टांगलेला आहे। तिच्या प्राणाचा जणू तिथे झुलणारा खोपा केला आहे। बच्चे सो जाए घोंसले में जैसे झूलता हुआ बंगला। यहाँ पर घोंसले को बंगला कहा गया है। उसकी बच्चों में जान है और उसने अपनी जान दरख्त पर लटकाई है। यहाँ पर सुगरण पक्षिणी की अपने बच्चों से, अपने पिल्लों से मोहब्बत दिखाई जा रही है। कितनी मोहब्बत करती है वो अपने बच्चों से। खोपा इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। इनला विणला, गिलका घोसाळा, तस्वीर भी देख सकते हैं आप। कोसा दोडका, घोसाळे इत्यादी वेलींवरच्या भाज्यांची फळं बियांसाठी टांगून ठेवली जातात। सुकल्यानंतर वरचे तळफळ गळून पडते। तळफळाच्या आतील तंतूंचा सांगाडा तसाच राहतो, त्याला कोसा म्हणतात। तो सुगरणीच्या खोप्यासारखा दिसतो। बेल पर लगने वाली जो कुछ तरकारियां हैं, यहाँ पर गिलका की मिसाल दी गई है, तुरई जिसे हम कहते हैं। तो उनको जो है बीज हासिल करने के लिए सुखाया जाता है। सूखने के बाद उनका ऊपर का छिलका जो है वो गिर जाता है और अंदर का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल इस घोंसले की तरह, इस घरटे की तरह नजर आता है, तो उसे कोसा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सुगरणी के खोपे की तरह नजर आता है। पाखरू पक्षी, माणसा माणूस। खोपा इनला जसा गिलक्याचा कोसा। ज्याप्रमाणे सुकलेल्या घोसाळ्याची नक्षीदार जाळी सुंदर दिसते, तसे सुगरणीने आपले घरटे विणले आहे। पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा। अरे माणसा, ही पाखरांची कुशल व सौंदर्यपूर्ण कारागिरी पहा। घोंसला बुनकर बनाया है। सुगरण ने घोंसले को बुनकर बनाया है, जैसे तुरई का जाला। परिंदों की कारीगरी इंसान को देखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कवित्री ने यहाँ पर इस बात को पेश किया है कि सुगरण परिंदे ने किस तरह मेहनत करके अपने घरटे को, अपने घोंसले को बुनकर तैयार किया है, जिस तरह से के तुरई का कोसा होता है या तुरई का जो है जाला होता है। पाखराची कारागिरी जरा देख रहे मानसा, यानी वो इंसान से कह रही है कि तुम देखो इस परिंदे ने किस तरह से अपनी कारीगरी दिखाई है। यानी इतनी नन्ही सी जान, इतनी छोटी सी जान रहते हुए इस तरह का अपना घोंसला तैयार करती है। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए बच्चों आप भी, यानी हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तिची उलूशीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवान 2 हात 10 बोट। उलूशी छोटी, इवली,
तुले तुला, देले दिले. तिची उलूशीच चोच, तेच दात तेच ओठ. सुगरणीची इवलीशी चोच असून चोच हेच तिचे दात व ओठ आहेत. तिने चोचीनेही सुंदर घरटे विणले आहे. तुले देले रे देवानं 2 हात 10 बोट. हे माणसा, तुला तर देवाने 2 हात आणि 10 बोटे बहाल केली आहेत. तू अधिक कौशल्याने अशी सुंदर निर्मिती कर, असं कवयित्री इथे सांगत आहेत. उसकी छोटी सी चोच है, वही दांत वही होंठ. तुझे दिया रे खुदा ने 2 हाथ और 10 उंगलियां. प्यारे बच्चों, इस तरह से इस नज्म में कवयित्री ने सुगरण पक्षी का इंसान से मवाजना करते हुए इस बात की जानिब इशारा किया है कि हमें भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए नई नई तख्लीकात करना चाहिए. उम्मीद है आपको नज्म समझ में आ गई होगी. आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, अल्फाज मनी को जहन में रखना है, मराठी में की गई वजाहत को बगौर सुनना है. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात हल करते हैं. एक कृति अंजाम देना है हमें. फर्क स्पष्ट करा, फर्क बताना है आपको सुगरण और मानुस, यानी सुगरण पक्षी और मानुस के दरमियान, इंसान के दरमियान क्या फर्क हम लोगों ने यहां पर देखा है. पहला पॉइंट है इवलीशी चोच, छोटी सी चोच है उसकी. चोच है दांत व ओठ, यही जो है उसके दांत और ओठ है, दूसरा अलग से उसको दांत और ओठ नहीं है. इंसान के पास क्या है, 2 हात है, 2 हात आहेत. 10 बोटे आहेत, हमारे पास 10 उंगलियां भी हैं. ये हमने यहां पर सुगरण और मानुस का फर्क देखा. खालील आकृत्या पूर्ण करा. सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा. यहां पर हमें बताना है सुगरणी के घरटे को किस चीज से तशबीह दी गई है, किस किस नाम से उसे पुकारा गया है. पहला है झुलता बंगला, दूसरा है गिलक्याचा कोसा. आ, सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण. सुगरण के कौन कौन सी खुसूसियात जो है इंसानों ने अपनाना है. सौंदर्य, माया, कष्टाळूपणा. इसको आपने अपनी कॉपी में तहरीर करना है बच्चों. कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा. जिस तरह अंग्रेजी में आप राइमिंग वर्ड्स लिखते हो, ऐसे ही यहां पर आपको इस कविता के यमक जुड़नारे शब्द लिखना है. चांगला, इसके लिए शब्द है यहां पर टांगला. कोसा, मानसा, इसे भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तास. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ सवालात दिए गए हैं. उन सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है. वहीं पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है. उस लिंक पर जाकर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है.